हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत का जो इतिहास है उसको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्राचीन भारत, नंबर दो मध्यकालीन भारत, नंबर तीन आधुनिक भारत। तो आज हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो 1206 ईस्वी से प्रारंभ होता है। यदि हमें मध्यकालीन भारत के बारे में अच्छी तरह से समझना है तो हमें 1206 ईस्वी से पहले की घटनाओं को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तभी हमें 1206 ईस्वी के बाद जो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है वो सारी घटनाएं हमें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो हम एक नज़र डालते हैं 1000 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने मध्यकालीन भारत की नींव रखी। तो आज हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। 1000 से लेकर 1200 ईस्वी तक का यदि हम इतिहास देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर दो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए हैं जिनके इर्द गिर्द ये 1000 से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास घूमता है। सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो महमूद गजनवी एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में आक्रमण करके यहाँ के बहुत सारे धन को इकट्ठा किया जाए और वापस अपने देश ले जाया जाए। इसी क्रम में हम देखेंगे कि इसका एक जस्ट अपोजिट था, उसका एक उत्तराधिकारी था जिसको आप मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी का एकमात्र उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना और यहाँ के सारे शासक, यहाँ की जितनी भी जगह है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य में मिलाना। तो हम सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो हम देखते हैं कि जब महमूद गजनवी ने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कुछ आक्रमण इसके बहुत भयावह रहे। यदि हम देखेंगे कि एक आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। तो इन्होंने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो कुछ इतिहासकार यहाँ पर बताते हैं कि ये जो सोमनाथ का मंदिर था इसमें बहुत कीमती चकमक पत्थर लगा हुआ था। तो इस मंदिर की विशेषता ये थी कि यहाँ की जो मूर्ति थी वो हवा में लटकी हुई थी। चकमक का मतलब आप लोग एक चुंबक से लगा सकते हैं। तो जो मूर्ति थी वो हवा में लटकी हुई थी और चारों तरफ जो दीवारें थी वो उसको एक सेंटर में मूर्ति को लगाए हुई थी। तो एक जब महमूद गजनवी ने इस चीज़ को देखा तो उसकी ये इच्छा हुई कि इस मूर्ति को वो अपने देश ले जाए। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये मूर्ति मुझे चाहिए और यहाँ से ये मूर्ति मैं अपने देश ले जाऊँगा। तो उसने सैनिकों को जैसा आदेश दिया, उन्होंने एक दीवार तोड़ने का जब आदेश दिया तो मूर्ति वहाँ पर एक दीवार जब तोड़ी गई तो मूर्ति थोड़ी अपनी जगह झुक गई। इसी तरह से जब दूसरी दीवार को तोड़ा गया तो मूर्ति थोड़ी और झुक गई। इस तरह से जब उसने आदेश दिया कि तीसरी दीवार और चौथी दीवार को भी क्रमशः तोड़ा जाए, जब ये चौथी दीवार को तोड़ा गया तब मूर्ति जमीन पे आके गिर गई और इस तरह से वो मूर्ति और चकमक पत्थर को लेकर वापस अपने देश चला गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में जितना भी धन है उसको लूट के, या जितने भी कीमती पत्थर हैं, जितने भी कीमती रत्न हैं, उसको लूट के अपने देश ले जाया जाए। और इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो उत्तराधिकारी था जिसको आप शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, जब इसने भारत पर आक्रमण किया था तो इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि मैं अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं। तो वो भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इसी क्रम में आप यहाँ पर देखते हैं ये भारत का मैप है और यदि हम देखेंगे कि इतिहास में जितने भी ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आक्रमण हुए हैं वो इस वाले क्षेत्र से हुए हैं, ना कि इस वाले क्षेत्र से हुए हैं। एक बार मोहम्मद गौरी ने सोचा भी था कि यदि हम गुजरात से आक्रमण करते हैं तो गुजरात में बहुत सारा धन मिल सकता है। तो इसी क्रम में जब मोहम्मद गौरी ने एक बार गुजरात से आक्रमण करने की कोशिश की थी तो यहाँ पर एक शासक था जिसको हम मूलराज द्वितीय के नाम से जानते हैं। मूलराज द्वितीय एक शक्तिशाली शासक था
मोहम्मद गौरी ने गुजरात के रास्ते से भारत में घुसने की जब कोशिश की तो मूलराज द्वितीय ने उसको पकड़ लिया, बंदी बनाकर अपने यहाँ कई दिन रखा था, और उसको बंदी बनाने के बाद उसको मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को दोबारा तैयार किया। दोबारा तैयार करने के बाद वो राजस्थान के रास्ते से भारत में घुसा। जब राजस्थान के रास्ते से भारत में घुसा तो यहाँ पर दिल्ली और अजमेर के आसपास एक 14 साल का जो लड़का था वो राजा था उस समय, जिसको आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। जब मोहम्मद गौरी भारत में घुसकर आया तो इसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जिसको आप तरायन का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसको बंदी बनाकर छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान की यह सोच थी कि यदि कोई शासक पराजित हो जाता है तो वो दोबारा आक्रमण नहीं करता है, लेकिन सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था कि भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना। इसी क्रम में जब उसने दोबारा आक्रमण किया तब 1191 ईस्वी में एक दोबारा युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसको हम तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन इस द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की जो सैन्य नीति थी, जो सेना का उसका संगठन था, उसको समझ गया था, और तत्काल ही उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और कुछ दिन बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया या मार दिया गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक गजनी का शासक जिसको आप मोहम्मद गौरी कह रहे हैं, वो उसकी सेनाएं दिल्ली तक आ गई। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आप देखेंगे कि अजमेर और दिल्ली का जो क्षेत्र था वो मोहम्मद गौरी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। और इसी तरह से दिल्ली से जब वो आगे बढ़ा, दिल्ली से आगे बढ़ने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि थोड़ा सा आगे हम लोग आक्रमण करते हैं। इसी क्रम में वो 1194 ईस्वी में दिल्ली से आगे कन्नौज यूपी में एक जगह है वहां पर आया, और 1194 ईस्वी में इसने एक आक्रमण और किया जिसको हम चंद्रावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये सारे जो आक्रमण है वो एक क्रम में हो रहे हैं, और आजकल ये सारे आक्रमण पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे आक्रमण आप लोग एक कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और किसके किसके बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, ये आगे हर परीक्षा में आपको काम देंगे। अब चंद्रावर का जो युद्ध हो रहा है तो यहाँ का जो शासक था जयचंद, तो पृथ्वीराज चौहान ने उस जयचंद को पराजित करके अपनी सेनाओं को और आगे बढ़ा दिया। जब और आगे बढ़ा दिया तो आप देखेंगे यूपी के आगे बिहार का क्षेत्र पड़ता है। उस समय बिहार की जो सबसे बड़ी संपदा थी, या बिहार जो सबसे ज़्यादा जिस नाम से पहचाना जाता था, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे जिनके द्वारा ही बिहार को पूरे विश्व में जाना जाता था। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि हम लोग बिहार में भी अपनी सेनाओं को प्रोसीड कराएं, आगे बढ़ाएं, बिहार को भी जीतें। तो इसी क्रम में मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था, मोहम्मद गौरी का एक दास था, तो जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बिहार में जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसको बुरी तरह से नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद क्या हुआ, उसमें पूरी तरह से आग लगा दी। और आग लगाने के बाद कुछ इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 2 महीने तक आग जलती रही। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भारत का साहित्य कितना रिच होगा या कितना धनी होगा। तो लगातार 2 महीना तक उसमें आग जलती रही। तो इसी क्रम में जब वो वापस जा रहा था तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद उसके जो 2 दास थे, जो 2 गुलाम थे, नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक और नंबर दूसरा जो था वो उसको एल्दोज के नाम से जानते हैं। तो एल्दोज जो था वो गजनी का शासक बना, और जो दूसरा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली का सुल्तान बना। तो आप लोग कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के बाद जो भारत पर जो क्षेत्र थे जो मोहम्मद गौरी ने जीते थे, वहाँ का पूरा शासन किसके हाथ में आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर एक नए
साम्राज्य की नींव डाली। और हम लोग इस इतिहास को मध्यकालीन भारत का इतिहास के नाम से भी जानते हैं। तो इसने क्या किया, अब यहाँ पर एक वंश की नींव डाली जिसको आप लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अब गुलाम वंश का यहाँ से स्टार्टिंग हो रही, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं उन पे ही फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत छोटी इसकी जो शासनकाल था वो बहुत छोटा था। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे थे या शासक रहे थे, सुल्तान रहे थे। उस समय जो राजा था उसको सुल्तान के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको हम सल्तनत काल भी कहते हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क में पैदा हुआ था। तुर्किश स्लेव था ये, मोहम्मद गौरी के द्वारा ये खरीदा गया था। अब इसका जो निकनेम था वो कभी कभी बहुत पेपरों में पूछा जाता है, लाख बख्श के नाम से कौन सा राजा फेमस है या किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। तो आप लोग बता दो, कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। तो लाख बख्श इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये यदि कोई गरीब या कोई दीन व्यक्ति इसके पास आता था तो ये लाखों रुपए का उसको दान दे देता था, तभी कुछ इतिहासकारों ने इसका नाम रख दिया लाख बख्श। आगे चलते हैं। इसने भारत में शासन करने के दौरान कुछ मस्जिदों का निर्माण कराया, जो आप लोग कह सकते हो भारत में प्रथम मस्जिदें थी, जिनको आप कुब्बत उल इस्लाम के नाम से जानते हैं। आज भी इसके कुछ अवशेष दिल्ली में आप लोग देख सकते हैं, कुतुब मीनार के आसपास में इसके कुछ अवशेष आज भी मिलते हैं। उसी तरह से 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो अजमेर में आज भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इसके बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इस मस्जिद का नाम कैसे रखा गया। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसीलिए इसको हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुछ विद्वान ये बताते हैं कि यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता है, इसीलिए इसको हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। फिलहाल आप लोग इसको याद रखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। इसको राइट डाउन करते रहिए, कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर हर किसी में भी पूछा जा सकता है। मैंने देखा कि पीसीएस में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, किसने बनवाया, ये सब राइट डाउन करते रहिए आप लोग। अब आप देखेंगे कुतुब मीनार की जो नींव है वो किस शासक ने रखी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनको ये मानते थे, एक संत थे, उनकी याद में इस कुतुब मीनार को बनवाया गया था। लेकिन जैसी इसकी नींव रखी जा रही थी, एक मंजिल जैसी बनी, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो आप लोगों से पूछेगा कि फाउंडर कुतुब मीनार का कौन है, तो आप लोग बता दोगे कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आप देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कुछ बहुत बड़े बड़े इतिहासकार थे, कुछ विद्वान थे, जिनके 2 नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। बाकी आप लोग सर्च कर लेना, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं वो मैंने लिख लिया। देखिए यहाँ पर 2 इतिहासकार थे जिनको आप हसन निजामी के नाम से जानते हैं, नंबर दूसरा फखरुद्दीन के नाम से जानते हैं। और हसन निजामी ने ताजुल मासिर की एक रचना लिखी, और इसी क्रम में फखरुद्दीन जो थे उन्होंने तारीख मुबारक शाही की रचना की थी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। आप एक एक करके इनको नोट डाउन करते रहिए। और थोड़ा सा हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी इसको क्यों कहते हैं, दास वंश इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के दास थे, इसीलिए हम इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। अब इसी क्रम में हम 2-3 शासकों को और पढ़ेंगे, जो अब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आप पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आप पढ़ोगे रजिया बेगम, रजिया बेगम के बाद आप पढ़ोगे बलबन। तो ये सारे जो शासक हैं वो आप देख सकते हो स्लेव डायनेस्टी में ही गिने जाते हैं, दास वंश में ही गिने जा सकते हैं। तो इतिहासकारों ने इसको क्या कह दिया, स्लेव डायनेस्टी कह दिया, गुलाम वंश कह दिया, या मामलूक वंश भी इसको कहते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स आप याद रखोगे। और मैंने एक मैप के माध्यम से आपको ये दिखाया कि स्लेव डायनेस्टी का शासन कहाँ से लेकर कहाँ तक था। इस मैप को आप देख के बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो मैंने क्षेत्र, इसको जो छायांकित क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं जिसमें लाइनिंग मैंने खींची है, ये सारा स्लेव डायनेस्टी के शासनकाल का ही क्षेत्र है। और उसके बाद आप देखोगे ये गुजरात में राजपूत वंश था। अब ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र, थोड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पर देवगिरी लोग थे। बिल्कुल नीचे साउथ में जाएंगे होयसर वंश था, वारंगल वंश आंध्र प्रदेश के आसपास में था, और इधर आप देखोगे चंदेल वंश था।
तो ये सब मैप आप अपने माइंड में रखोगे, और बाकी ये सारा जो है आप एक एक करके पॉइंट नोट नोट डाउन करते रहिए। और यहाँ से देखिए पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और उन क्वेश्चनों को आप हल करने की कोशिश करिए। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले जो शासक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।